एससीबी। चलो, तो आज अपनी डीसीएस क्लास है, डिस्कशन क्लास है। तो डिस्कशन हमें क्या क्या करना था? सबसे पहले तो पेपर का बात करी जाए, अपने कि पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं पेपर। व्हाट अबाउट टुडेस पासकोड? हाँ, आज का पासकोड क्या है? आज का पासकोड देखा आपने क्या है? आदि ग्रंथ। तो ये क्यों रखा मैंने? बताओ। मैं जब सर्च कर रहा था तो आज मुझे ये भी पता चला कि 1965 में आज के दिन से प्रॉपरली वॉर स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली ना वॉर आज के दिन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई थी, थोड़े दिन पहले से, करीब 1-1.5 महीने पहले से ना पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में थोड़े बहुत स्क्रमिश हो रहे थे। लेकिन टुडे वाज द डे कि पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी क्रॉस करी, तो फिर वॉर प्रॉपरली डिक्लेयर हो गई थी। तो 1965 की वॉर भी आज से स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार ये पासवर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। आदि ग्रंथ 1604 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब को गोल्डन टेम्पल में स्टैब्लिश करा गया था। तो बन गए थे थोड़े से दिन पहले, 2-4 दिन पहले, अगस्त में 29 अगस्त या ऐसा कोई डेट थी 1604 में, जब गुरु ग्रंथ साहिब कंप्लीट हो गए थे। देन 1604 में आज से स्टैब्लिश करा था। तो 1 सितंबर 1604 दिस वाज द डे कि गुरु ग्रंथ साहिब होली गोल्डन टेम्पल में स्टैब्लिश करे थे, ठीक है। 1604 था प्रखर, जितना मैंने अभी पढ़ा मुझे 1604 ही दिखा। हाँ, 1604, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आज के पासपोर्ट के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग डे है टुडे, है ना। पाकिस्तान आर्मी ने जो क्रॉस करा था एलओसी, वो भी आज के दिन हुआ था। उससे 65 की वॉर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अब अपन डाउट स्टार्ट करते हैं आपके। सबसे पहले तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट में एक तो मुझे 15th आ गया है डाउट। तो जो जो डाउट के क्वेश्चन नंबर है आप भेजते जाइए जल्दी से। आपके टेस्ट के जो जो डाउट्स है जल्दी से भेजते जाइए। मैं मेरे पास पेपर ओपन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। और यार काफी डाउट्स आ रहे। 15, 6, 29, 30, 15, 6, 29, 30 और 1, 10, 12, 14, 1, 10, 12, 14। ये आप लोग करके पूछ रहे हो ना? आपने करे तो है ना सब क्वेश्चन अटेम्प्ट? आपको सॉल्यूशन जो मिलते हैं ये भी ध्यान है ना? ठीक है, चलो। एक 24 भी है, ओके। 17 भी है, 28 भी है, 17 भी है, 28 भी है। अच्छा, और कोई डाउट? 27 भी है। 27 नहीं लिखा क्या मैंने अभी? नहीं लिखा, चलो 27 भी लिख दिया। इंटीजर का 4, वो इसी में आ जाएगा आई थिंक। 20 के बाद 24 हो जाएगा वो, ठीक है। वो भी लिख दे, लिखा तो है 24 इंटीजर का 4। चलो अब चालू करते हैं। अभी रुक जाओ, इतने डाउट डिस्कस कर ले। अब देखो, डाउट डिस्कशन का मतलब हमेशा होता है टू वे, है ना। डिस्कशन इज ऑलवेज टू वे। डिस्कशन का मतलब एक वे नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 में समस्या क्या है बताओ? समस्या बताओ। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज। समस्या क्या है इसके अंदर बताओ जल्दी से। दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वो दो यूनिट वेक्टर का सम अगर यूनिट वेक्टर है तो तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल हो गया वो 120 डिग्री है। अब इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है। मुझे लगता है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो क्या? दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड? हाँ ना, कुछ तो जवाब दो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, है ना। तो आपके पास से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए यार। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बोलते जा रहा हूँ और मैं बैठा हूँ फिर आप जवाब ही नहीं दे रहे हो कुछ। ये चीज नहीं चलेगी, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन हटा दूंगा वो, ठीक। 6 में समस्या क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 की समस्या क्या है बताओ?
व्हाट्स द डाउट इन द क्वेश्चन 6? हाँ बताओ सर, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लेना है, मतलब mg नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल सही, mg को निगलेक्ट करना है, बिल्कुल सही। A ओके particle सर। of mass m is initially situated at a point P inside the hemispherical surface of the radius r shown in the figure. Horizontal acceleration of magnitude a naught is suddenly produced on the particle in the horizontal direction. The gravitational acceleration is neglected. Then time taken by particle to touch the sphere again. तो पार्टिकल स्फीयर को वापस से कब टच करेगा? पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है तो सीधा सीधा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल लो अगर, तो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन पता है तो टाइम आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ठीक है। अब डिस्टेंस ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, मुझे लगता है कि इतनी ज्योमेट्री तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस क्या है। ये आपको डिस्टेंस ढूंढना है, आपको ये एंगल अल्फा पता है तो सिमेट्री से इधर भी अल्फा एंगल होगा, आर का कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, ये 2r कॉस अल्फा होना चाहिए। दिस मस्ट बी 2r कॉस अल्फा। आर का इधर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कंपोनेंट निकालोगे तो आर कॉस अल्फा आएगा, ये भी अल्फा, तो आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, 2r कॉस अल्फा, क्लियर है ना? ठीक है, चलो ये हो गया 6। उसके बाद आते हैं 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, समस्या क्या है जल्दी से बताओ 10th में। बोलो। ही फाइंड द एप्पल रिमेन स्टेशनरी एंड डज नॉट फॉल। एक आदमी ने एप्पल छोड़ा, एप्पल गिर ही नहीं रहा है, आदमी के रिस्पेक्ट में एप्पल गिर नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों हो सकता है? एप्पल अगर छोड़ दिया तो एप्पल का तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हो जाएगा ना, और आदमी के रिस्पेक्ट में वो नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या होगा कि आदमी का एक्सेलरेशन भी नीचे जी है, इसका मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है नीचे, जी। सिंपल। और देखो मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ कि इसमें समस्या क्या बताओ, तो कोई बता ही नहीं रहा है। अब अगली बार ऐसा हुआ तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? है ना, क्योंकि डिस्कशन का मतलब हमेशा टू वे होता है, इट्स नॉट वन वे ओनली, है ना? क्लियर? आप अगर समस्या बताने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं सॉल्यूशन क्यों बताऊं आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 12। 12th में क्या प्रॉब्लम है बताओ। ठीक है, हाँ पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन। तो इसमें क्या समस्या है बताओ 12th में। लास्ट ऑप्शन समझ नहीं आया, कैसे क्या है? अच्छा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, लास्ट ऑप्शन में डाउट है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो नीचे तो स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड स्मूथ है, तो जो भी फोर्सेस है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच के फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस हो गए। इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं क्या? इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो डी पार्ट जो है वो गलत हो गया, है ना? ओके, अब एनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे भाई? डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो नेगेटिव वर्क करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क है तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी विल रिड्यूस। तो टोटल मैकेनिकल सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, तो उसका आंसर सी हो जाना चाहिए फिर। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद आ जाओ 14। 14, अब 14 का समस्या बताओ क्या दिक्कत है। 14 तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है यार। All the surfaces shown in the figure are smooth. The system is released with the spring unstretched. Spring पहले unstretched थी. In the equilibrium, the compression in the spring will be. तो इक्विलिब्रियम में कंप्रेशन पूछा है, ये तो क्लास में जो आपका मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है बिगिनर बॉक्स में, उसमें वर्टिकल रॉड बताई थी उन्होंने, और यहाँ डिफरेंस ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल रॉड कर दी। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, आ रहा है क्या समझ में? सर वेज कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसे अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, याद करने की कोशिश करो वेज कंस्टेंट क्या था। वैसे यहाँ पे वेज कंस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है ना? यहाँ पर हमें बस इक्विलिब्रियम में कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा है, तो इक्विलिब्रियम बोला है उन्होंने, इक्विलिब्रियम के अंदर एक्सेलेरेशन होंगे ही, तो कंस्टेंट की इस क्वेश्चन में तो कोई जरूरत ही नहीं है। बात समझे? इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो वो लोग, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फोर्सेस बैलेंस है, मतलब कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, बस आपको ये सोचना है कि वेज पे जो फोर्सेस है वो बैलेंस कर दो। एक नॉर्मल लग रहा होगा वेज पर, इस रॉड की वजह से स्प्रिंग का के फोर्स होगा, तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल के से बैलेंस कर दो। यहाँ पे कंस्टेंट की जरूरत ही नहीं बेटा।
ओके चलो ये हो गया 14। उसके बाद आ जाओ 15, क्वेश्चन नंबर 15। समस्या बताओ फटाफट 15 की क्या है, समझ कौन से क्वेश्चन का? एफबीडी बनाकर रिजॉल्व करते नहीं बन रहा है, टेंशंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? अच्छा चलो तो क्वेश्चन नंबर 15, AB इज अ लाइट रॉड एंड OBC इज द स्ट्रिंग। OBC स्ट्रिंग है, ठीक है, ऑन द पुली, व्हाट इज द टेंशन इन द रॉड, रॉड का टेंशन क्या है पूछा है। और AB इज अ लाइट रॉड, क्वेश्चन में पढ़ो AB इज अ लाइट रॉड, AB एक हल्की रॉड है, टेंशन इन द रॉड पूछा है। और OBC इज अ स्ट्रिंग, तो थोड़ा है ना क्वेश्चन को हमको है ना डायग्राम समझना पड़ेगा कि दिया क्या है। वो डायग्राम में हल्का सा है ना, हल्की सी गलती है, छोटी सी गलती है। जब वो OBC स्ट्रिंग बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हुई है। वो डायग्राम में ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रिंग में चेंज आ गया है कुछ। ये पुली पर से ऐसे पास होना चाहिए वो स्ट्रिंग, तो ऐसे पास होना चाहिए पुली पर से, ये कंटिन्यूअस एक स्ट्रिंग चल रही है। फिर ये एक AB रॉड है ना, क्या दिया था, O पॉइंट ऊपर दिया है ना, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, और OBC स्ट्रिंग है। डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन है, तो ये समझ में आया क्या डायग्राम अब? क्योंकि अगर वो OBC को स्ट्रिंग बोल रहे हैं ना, मतलब कि उनका कहने का मतलब है स्ट्रिंग सेम है। ये क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, हाँ। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एंगल्स को जरा ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री समझ में आया। और जो बी पुली है उसका डायग्राम बना लो। बी पुली पर एक तो ये जो रस्सी होगी, देखो अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसमें mg टेंशन ही तो होना चाहिए, यहाँ पर mg का वेट तो mg टेंशन ही तो होना चाहिए। टेंशन का फोर्स यहाँ पर mg के बराबर है, एक टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है जो mg है, और एक इस mg से 90 डिग्री पर एक टेंशन लग रहा है, वो टेंशन ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी इनको बैलेंस कर सकता है। ठीक है, रॉड का यहाँ से एंगल जो भी दिया है, कितना दिया है एंगल, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए ना, वर्टिकल से इधर रॉड का एंगल, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए ना, बताओ। ठीक है, अब पुली पर अगर फोर्सेस बैलेंस है तो mg और mg जो 90 प्लस 30 120 के एंगल पर है, इनका टोटल रिजल्टेंट फोर्स टेंशन बैलेंस करना चाहिए। सही बात है क्या? ठीक है, आदित्य बोल रहा है टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा ना। बेटा यहाँ पे रॉड का टेंशन बोला है, रोप का टेंशन नहीं बोला है। रॉड का जो फोर्स होता है वो पुश भी कर सकता है चीजों को, रोप नहीं है यहाँ पर। आदित्य समझ में आ रही बात? रस्सी होती तो हमेशा खींचती। ठीक है, चलो सर हाउ डू वी नो इट इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमें कैसे पता कि इक्विलिब्रियम में है। तो कुछ तो क्वेश्चन में उनको लिखना चाहिए, अगर कुछ तो मानेंगे अपन भाई इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है फिर तो। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे फिर तो कुछ भी। ठीक है, हाँ चलो, तो मुझे लगता है कि अब इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा क्या? यस, चलो वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर अगर ऐसे मेंशन नहीं हो तो हमें अज्यूम कर लेना है कि वो इक्विलिब्रियम है। एज्यूम भी कर सकते हो, और दूसरी चीज देखो पुलिस वगैरह कई बार हमें आइडियल बोली जाती है, और बोला नहीं हो तब भी अपन आइडियल मान लेते हैं, जब तक अदरवाइज स्टेटेड नहीं हो हम पुलिस को आइडियल लेते हैं। आइडियल पुली का मास नहीं होता है, और अगर मास नहीं है तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास जीरो तो नेट फोर्स जीरो। ठीक है, आपने कई बार एनएलएम में ये करा होगा ना कि किसी पुली के ऊपर जो टेंशन और रस्सियों के जो नीचे टेंशन है वो इक्वेट करे होंगे, आपने बोला होगा यहाँ टी टी है तो ऊपर टू टी होता है, ऐसा बोला है ना आपने, ऐसा करा है आपने कभी एनएलएम में? यस सर। तो ये क्यों करते हैं अपन, ऐसा क्यों कर देते, बताओ, इसका क्या लॉजिक सीखा था?
ऐसा क्यों करते हैं कि पुली पर ऊपर फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर कर देते हो आप? सर क्योंकि पुली पे फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए फोर्सेस बैलेंस? ऐसा क्या कारण है कि पुली पे फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए? पुली कई बार एक्सेलरेट भी कर रही होती है, मूव कर रही होती है, एक्सेलरेट भी कर रही होती है, फिर भी आप फोर्स बैलेंस करके चलते हो। मूवेबल पुलिस के लिए भी तो आप यही करते हो ना। तो कुशाग्र इसका सही जवाब दे रहा है, आइडियल देख के करते हैं जिससे कंक्लूजन निकल जाए। नहीं समर्थ, इसका सही आंसर यह है कि पुली मासलेस है। पुली मासलेस है। अगर पुली मासलेस है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना चाहिए आपको। नेट फोर्स ऑन पुली विल बी मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कुछ भी हो पुली का, अगर उसका मास 0 है तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए। समझ में आई बात? है ना, पुली एक्सेलरेट भी करती है तब भी आप नेट फोर्स 0 करते हो। रीजन भी, पुली आइडियल है। अगर पुली आइडियल नहीं होती ना तो अपन कभी नहीं कर सकते कि ऊपर का टेंशन नीचे का टेंशन बराबर हो। तो समझे? चलो, तो यही सर यही आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। हाँ बोलो। सर अगर ये वाले क्वेश्चन में अपन जो ब्लॉक, जैसे डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो ब्लॉक और पुली को अगर एक ही सिस्टम मान ले और फिर सॉल्व करे तो आंसर ऐसे नहीं आ रहा था। हाँ, तो थोड़ा सा तकलीफ होती फिर अपन को, सही बात है, आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है अपन को। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि ब्लॉक और पुली को एक सिस्टम मानोगे तो यार नहीं कर हो जाएगा यार। ब्लॉक और पुली को एक सिस्टम मान लिया तो पुली पर इधर का टेंशन दिखाया था कि नहीं? सर हाँ दिखाया था ये वाला टेंशन। दिखाया था, तो फिर तो सही होना चाहिए ना। जब तुम ये टेंशन दिखाओगे, ब्लॉक का वेट दिखाओगे, तो डायग्राम तो यही बन जाएगा ना फिर से, हाँ सर, है ना। शायद उस समय नहीं आ रहा था मेरा आंसर। हाँ, तो कुछ उस समय कुछ कर दी होगी गलती से। ठीक है, चलो, तब हो गया क्वेश्चन, हटा दे इसे। एनी अदर डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से बता दूं, ऐसा मेरे पास आ रहा है। 12 नंबर क्या था? क्या समस्या है 12 नंबर में? थ्योरी का क्वेश्चन है ये तो। बताओ कुशाग्र, प्रॉब्लम क्या है 12 में? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन है वहां पर काइनेटिक वाला, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो कम होगी, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, दोनों की भी बढ़ेगी तो नेट में, दोनों की भी बढ़ेगी थोड़ी यार, कैसे बढ़ सकती है दोनों की वेलोसिटी? ये गलत चीज बोल रहे हो आप। दोनों की v कैसे बढ़ सकती है यहाँ पर? तो फ्रिक्शन स्मॉल m की वेलोसिटी यहाँ कम कर रहा होगा, कैपिटल M की बढ़ा रहा होगा, दोनों की बढ़ थोड़ी सकती। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद देखो 17 लिखा है अपने पास, तो 17 पे आते हैं। समस्या बताओ 17 की क्या है? shown is projected at t equal 0 with speed v naught and angle theta with the horizontal in the uniform gravitational field. The rate of work done by gravitational force plotted against the time will be। rate of work done by gravitational force के बारे में पूछ रहा है। तो rate of work done मतलब पावर, पावर की बात कर रहे हैं वो लोग। पावर कैसे निकालते हैं अपन किसी भी फोर्स का? बताओ, पावर कैसे निकालते हैं? अरे यार, फोर्स इंटू वेलोसिटी करते हैं ना, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ध्यान रखें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है आपने थीटा एंगल से, तो उसकी जो वेलोसिटी का आपको वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो लेना पड़ेगा। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी समय पे लिखोगे u sin थीटा माइनस जीटी, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और mg इस पे नीचे लग रहा है, तो पावर बाय mg विल बी माइनस mg इंटू u sin थीटा माइनस जीटी। जब तक स्टोन ऊपर पहुंच रहा है, जब तक पावर नेगेटिव रहेगी, उसके बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो समझे? और आई थिंक अब आप देख सकते हो इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टाइम। इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टाइम, तो इसका सही ग्राफ सी होना चाहिए, नहीं डी होना चाहिए। ठीक है, पहले पावर नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो डी। क्लियर?
आया क्या क्वेश्चन ये? यस, ओके। दिस इज 17 नंबर हो गया अपना, है ना। फिर उसके बाद आते हैं अपन 20 तक तो हो गए फिर सारे, है ना। फिर 24 दिख रहा है मुझको, 24 चलो 24 मतलब इंटीजर का 4, ठीक है। अ बलून कंटेन्स 10 grams of air. The air begins to escape from the small hole in the balloon at the rate of 4 centimeter per second. It's completely shrink in 2 seconds. The average force on the balloon is 4x. The value of x is. A balloon contains 10 gram of air. 10 ग्राम उसमें एयर है. The air begin to escape from the small hole in the balloon at the rate of 4 centimeter per second. एयर धीरे धीरे बाहर जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से. एंड इट्स कंप्लीटली श्रिंकिंग इन 2 सेकंड. 2 सेकंड में पूरा खत्म हो रहा है. द एवरेज फोर्स ऑन द बलून इज 4x. ये क्वेश्चन तो यार तुम्हारे लायक है ही नहीं. चलो करते. इसको आपको ना मोमेंटम से करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, है ना. ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने वाला क्वेश्चन था. वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, बलून का है ना अंदर जो गैस है वो बाहर जा रही है, तो बलून का मास कम हो रहा है. और जो गैस बाहर जा रही है वो अपने साथ कुछ मोमेंटम लेके जा रही है. जो गैस बाहर जाएगी उसकी वेलोसिटी है तो मोमेंटम लेके जाएगी. सिस्टम में कोई बाहरी फोर्स तो है नहीं, बलून और गैस के अलावा तो कुछ है नहीं यहाँ पर. तो जो मोमेंटम बाहर गया उतने मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज बलून का होना चाहिए. ठीक है, उतने मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज बलून का होना चाहिए. तो पूरा की पूरा 10 ग्राम जो एयर की थी वो बाहर जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से. तो पीछे जो मोमेंटम गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कितना गया 10 ग्राम. उसको आप केजी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इनटू उसकी वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. ये आ गया अपने पास मोमेंटम. कितने टाइम में चला गया ये, कितना टाइम बोला उन्होंने, 2 सेकंड बोला. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही तो फोर्स होगा. आंसर आया क्या कुछ समझ में? द मोमेंटम बीइंग ट्रांसफर्ड, मोमेंटम जो बाहर गया 2 सेकंड में गया. आ रहा है क्या समझ में? बताओ मास कितना बाहर गया, किस वेलोसिटी से गया, कितने टाइम में गया. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. व्हाट अबाउट द मास कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग. हाँ तो ये मास कम हो रहा है इसलिए तो लग रहा है मोमेंटम, इसलिए तो बाहर मोमेंटम जा रहा है तो उसे फोर्स लग रहा है. हमें तो फोर्स पूछा है ना. ठीक है, चलो. एस्केप गैस मोमेंटम वही बलून का होगा. हाँ मतलब जो एस्केप गैस मोमेंटम लेके गई वही तो बलून का मोमेंटम आ गया होगा. 2 सेकंड में जो मोमेंटम आया तो एवरेज फोर्स को चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन कर देंगे. क्लियर? अब अच्छे से क्लियर. चलो आई थिंक क्लियर है. 25 क्वेश्चन नंबर 25. A block is released from rest from a height 5 meter after traveling through a smooth curve. The horizontal surface length 8 meter and climbs onto another smooth curve surface to height mu 0.5. Find as this. इसमें क्या समस्या है बोलो? 5 इसमें क्या समस्या है 25 में? 25 में समस्या क्या है? माइक ऑन करके बात कर सकते हो आप. 25 में समस्या क्या है? डिस्कशन हमेशा 2 वे होता है. तो आप आपकी समस्या बताओ तो मैं इलाज कर सकता हूँ. समस्या नहीं बताओगे तो मैं इलाज नहीं कर सकता. प्लीज, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ तो बोलो. चलो कुछ बोलना नहीं चाह रहे आप, मतलब शायद क्वेश्चन में डाउट ही नहीं है, हटा देते. फिर अगला क्वेश्चन 27 पे आते. 27 पे आते. ठीक है,
27 पे आते हैं। A block of mass 0.4 kg is attached to vertical rotating spindle by two strings of equal length of 1 meter. In the figure, the time period of rotation is 0.4 pi second. Then the value of 2t1 by 5. ये ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन शायद आपके एक्सरसाइज में था इन सर्कुलर मोशन। तो आपको ये मास सर्कुलर मोशन करते दिख रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r, और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो m मास पर आपको ओमेगा के लिए टाइम पीरियड दिया है, उन्होंने टाइम पीरियड दिया है 0.4 पाई सेकेंड, तो टाइम पीरियड से ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय टी। फिर टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स होना चाहिए वो ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए। रेडियस की वैल्यू क्या दी थी उन्होंने? रस्सियों की लंबाई 1 मीटर है, रस्सियों की लंबाई 1 मीटर है, तो इससे रेडियस ढूंढ सकते हैं अपन। ये 1 मीटर की है और ये हाइट देखो कितनी है, 0.8 मीटर है, ऊपर नीचे 0.8 मीटर 0.8 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.8 है तो ये 0.6 आना चाहिए, रेडियस 0.6, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज 0.6। ये इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, दोनों तरफ का टेंशन का, अब ये एंगल अगर थीटा आया तो थीटा मिल जाएगा देखो आपको, तो T1 प्लस T2 का cos थीटा कॉम्पोनेंट m ओमेगा स्क्वायर r दे रहा है, और T1 sin थीटा इक्वल टू mg प्लस T2 sin थीटा। ये फोर्सेस बैलेंस हो रहे, अब हो जाएगा क्या? यस, चलो समर्थ को तो आ गया, बाकी किसी का कोई डाउट उसमें हो तो बताओ। ये मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी मैंने रेडियस ढूंढी बाय ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री से ये 1 मीटर है, ये 0.8 मीटर दिख रहा है, तो ये 0.6 आना चाहिए, रेडियस आ गई, ओमेगा पता है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो टेंशन का टुवर्ड द सेंटर फोर्स जो लग रहा है वो m ओमेगा स्क्वायर r होना चाहिए। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करे, टेंशन का ऊपर कंपोनेंट, टेंशन का नीचे, और mg बैलेंस करे। ठीक, चलो सर। हाँ बोलो। सर हमने जो 24 में फोर्स निकाला है सर, हाँ आंसर शीट में जैसे उन्होंने डाइन में कर दिया है, तो और हम एसआई में करेंगे तो आंसर में फिर डिफरेंस आ रहा है। नहीं तो अच्छा, उन्होंने आंसर डाइन में ले दिया, आंसर फाइनली उन्होंने डाइन में दे दिया। यस सर। ये तो गलत करा उन्होंने, उनको देना चाहिए था एसआई में। जब क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो हम तो एसआई में निकालेंगे ना। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये गलती है क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसको मतलब ऐसे तो करेक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि 5 क्वेश्चंस करना था, इसमें तो ऑप्शनल था ये, तो ठीक है, मैं बोलूंगा जरूर कि यार इसको करेक्शन करना चाहिए था। चलो, है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। 28 क्या समस्या है इसमें? देखो मुझे नहीं पता आप लोग क्या जानते हो मेरे बारे में, लेकिन मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, है ना, मुझे आपके मन की बात पता नहीं चलती है, मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, तो जब तक आप बताओगे नहीं आपको समस्या क्या है, मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकता, समझे क्या? चलो, एक डाउट आया सर, सॉल्यूशन समझ नहीं आया, ग्राफ से कैसे करें, तो क्वेश्चन में करना क्या है ये बताओ पहले तो मुझको, क्वेश्चन क्या है कुछ समझाओ, क्या पूछना चाह रहे हैं ये लोग? A particle starts moving in non-uniform circular motion, non-uniform circular motion हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है वो, स्टार्ट हो रहा है वो, स्टार्ट मतलब ओमेगा इनिशियल 0 होगा, has angular acceleration shown in the figure, the angular velocity at the end of 4 रेडियन, 4 रेडियन के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू बताना है। अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ग्राफ दिया है आपको, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ग्राफ दिया है आपको, और आपसे पूछा है फाइनली ओमेगा की वैल्यू कितनी है। तो इस ग्राफ से अपन क्या निकाल सकते हैं, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख सकते हैं क्या? क्या अल्फा को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख सकते हैं क्या? अल्फा की इक्वेशन बना सकते हैं क्या थीटा के? क्या लिखा आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा है। WDW/DO, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। अल्फा आपको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आप लिख सकते हो क्या?
सिंपल सा आंसर है इसका, हाँ या ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, या तो ना या फिर हाँ। यस लिख सकते हो, ठीक है। तो बताओ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या आएगा, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या आएगा। यहाँ पे 4 दिया है, आई थिंक शुरू में कितना दिया है, अल्फा की इक्वेशन क्या आएगी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, 9 दिया है शुरू में, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो कैन यू गिव मी इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, कैन यू गिव मी अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा एट एनी जनरल एंगल थीटा। मैथ पढ़ा है आपने यार, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो आई थिंक, अभी चल रहा है क्या स्ट्रेट लाइन अभी, है ना। तो जल्दी बताओ, मैथ्स में थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। चलो मैं नहीं बता रहा अल्फा कैसे लिखेंगे थीटा के फंक्शन में, बता रहा हूँ आपको, मैथ्स पढ़ा है आपने, आप लिख सकते हो। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा। अगर अल्फा की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गई तो अल्फा को लिख देना ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। याद है काइनेमेटिक्स में से सिखाया होगा, डी थीटा को वहां ले जाओ तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करो, रेस्ट से स्टार्ट करना था तो इनिशियल ओमेगा 0 और फाइनल ओमेगा आपको पूछा है, थीटा इनिशियली 0 था और फाइनल थीटा 4 है। बस इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ये फंक्शन अगर आ जाएगा तो आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे और हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन कई कई सारे कराए होंगे आपको, काइनेमेटिक्स में कराए होंगे, सर्कुलर मोशन में भी कराए होंगे। अब काम आपका बचा है बस अल्फा को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखना, और ये काम आपको आता है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको आता है। दिमाग पे जोर डालो, कोशिश करो, करो। क्लियर? ठीक, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा एक और, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 8 हुआ, 28, अब 29। 29. Two particle A and B are projected from the top of a two towers of height 300 and 600 meter with velocity 50 and 250 meter per second. The angular velocity of A with respect to B with respect to A in radian per minute. A की angular velocity B के relative पूछना है, B की with respect to A पूछना है। अच्छा, B की angular velocity with respect to A पूछिए, B की angular velocity with respect to A पूछिए। तो देखो क्या हमने कुछ सीखा है एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कुछ सीखा है क्या हमने, बताइए। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, क्या आप निकाल पाओगे ए और बी के बीच की डिस्टेंस? हाँ है ना, निकाल लेंगे, बिल्कुल सही। अब दोनों की वेलोसिटी का इस लाइन से एंगल ढूंढ सकते हो क्या? ठीक है, ये 300√3 है, ये 300 है, ये 300√3 है, ये 300 है, तो ये वाला एंगल आने वाला है 30 डिग्री और इधर एंगल आने वाला है 60 डिग्री। तो एक्चुअली जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो इस लाइन के बिल्कुल अलोंग आ रही है, वेलोसिटी जो ए की है वो एग्जैक्टली इस लाइन के अलोंग आ रही है। वेलोसिटी ऑफ ए इज अलोंग द लाइन ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए इज अलोंग द लाइन ए बी। और जो बी की वेलोसिटी है ये 60 डिग्री था, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर है वो। बी की वेलोसिटी यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे हो जाएगी, ये 60 तो 30 होगा, तो बी की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो वाला कंपोनेंट ले लेंगे 250 sin 30 डिवाइड बाय लाइन ए बी की लेंथ। ये होता था एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका। ठीक है, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, लाइन जॉइनिंग से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो और डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। सिंपल थ्योरी, आया क्या? यस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आना चाहिए था,
मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्राई टू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछो कि ये क्यों नहीं आया आपको, मतलब इसमें ऐसा क्या है, इसमें सिर्फ थ्योरी तो है, आपको बस ये पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कैसे होती है। देन यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल व्हिच इज वेरी इजी इफ यू नो, इफ अगर आपने 10th क्लास तक पढ़ा है मैथ तो आप इजीली निकाल सकते हो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। और वेक्टर्स वेक्टर्स पढ़ा है आपने तो ए और बी की वेलोसिटीज के कंपोनेंट भी ले सकते हो, है ना। देखो नहीं आया वो प्रॉब्लम नहीं है, पर क्यों नहीं आया, अगली बार ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमको जो भी हमारी यहाँ वीकनेस रह गई है वो वीकनेस रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस पे वर्क करो। अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं ज्योमेट्री नहीं कर पा रहा था तो ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। मतलब मुझे अपनी वीकनेसेस पता चलनी चाहिए क्या है और उन वीकनेसेस को मुझे खत्म करना चाहिए, ताकि अगली बार मुझे ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो मुझे करते बने, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर बचा है। Bead slides along a frictionless wire lying on the horizontal plane. It makes an angle of 45 degree with the x-axis shown in the figure. In addition to the any normal forces exerted by the wire, the bead is subjected to external force that depends on the position according to the formula. तो फोर्स लग रहा है पोजीशन पे डिपेंडेंट। द बीड हैज अ सर हो गया था, हो गया, हो गया। चलो सबका हो गया क्या 30। ओरिजिन पर बीड की स्पीड, इफ बीड हैज अ स्पीड v नॉट एट द ओरिजिन, फाइंड इट स्पीड इन मीटर पर सेकंड एज इट लीव्स द एंड p ऑफ द वायर। और बाकी डाटा दिया है, काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दी है। तो ये मैं क्यों बताऊं आपको, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट किस पाथ पे हो रहा है वो पता है, वर्क डन निकाल सकते हो आप फोर्स का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, नॉर्मल फोर्स का वर्क होगा नहीं यहाँ पर, बीट पर जो नॉर्मल फोर्स होगा उसका वर्क नहीं होगा, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन बाय दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क निकालो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो दे रखी 26 जूल से। और वर्क कैसे निकालेंगे, आपको फोर्स पता है, आपको पाथ पता है किस पाथ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आई थिंक आप कर सकते हो, वर्क निकालना कर सकते हो। होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन करे हमने कई सारे करे। चलो तो इसे आप अटेम्प्ट करना खुद से। तो पेपर कंप्लीट अपना, आगे बढ़े। चलो अब एससीवी डिस्कस करना थी हमें, तो एससीवी पे आते हैं, एससीवी पे आते हैं, ठीक है। और एक चीज अच्छे से समझने की कोशिश करो सभी बच्चे कि डिस्कशन क्लास जो होती है, डाउट क्लास या डिस्कशन क्लास इज ऑलवेज टू वे, है ना। तो जब तक आप लोग बताओगे नहीं मुझे समस्या क्या है तो मैं उसे रेक्टिफाई कैसे करूंगा। तो शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो शर्माते थोड़ी कि हमें क्या समस्या है ना। वहां डॉक्टर को आपको बोलने में तकलीफ होती है क्या कि मुझे सर्दी हो रही है, आप शर्माते हो क्या डॉक्टर के पास कि मुझे सर्दी हो रही है इलाज कर दो, नहीं शर्माते हो ना। और अगर नहीं बताओगे तो डॉक्टर कैसे आपका इलाज करेगा, समझे, चीजें प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसलिए हमेशा है ना थोड़ा सा, जब अपन डाउट क्लास होती है तो आपने क्या करा ये भी बताया करो। कुछ नहीं आया तो बताओ, कुछ भी नहीं आया शुरू से बता दो, आपको क्या समझ नहीं आया पूरा बताया करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं एससीवी। एक काम करते हैं पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। तो 61 से 64 लास्ट 4 क्वेश्चन में कोई डाउट, 61 से 64, 61 का बी, 61 का बी। चलो तो 61 का बी अटेम्प्ट करते हैं अपन। 61 के बी में एक समस्या ये होती है कि बच्चे थोड़ा सा ना ध्यान नहीं देते डायग्राम पे। आप डायग्राम पे ध्यान दो, देखो ये हमको एक सर्कुलर ट्रैक जैसा दिखाया उन्होंने और यहां से वो पाथ ऐसा ज्वाइन करा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा अगर ये टेंजेंशियली ज्वाइन हो रहा है पाथ,
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते 61। A particle of mass m is kept on a smooth top of the smooth sphere of radius r। स्मूथ स्फीयर के टॉप पर पार्टिकल रखा है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। फिर क्या बोला, इट इज गिवन ए शार्प इम्पल्स विच इम्पार्ट्स इट्स द हॉरिजॉन्टल स्पीड v। तो पार्टिकल सबसे पहले ऊपर रखा है। नहीं, ये तो 61 तो क्वेश्चन ही अलग है, मैंने गलत डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो 61 में बोला है, हाँ वो डायग्राम तो 62 का है। यस, 61 में बोला एक स्फीयर है, स्फीयर के टॉप पर एक पार्टिकल है, उसको शार्प इम्पल्स से स्पीड v दे दी, अब नॉर्मल पूछा है। तो ढूंढ सकते हैं अपन, इसका एफबीडी बनाओ, mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, mg माइनस नॉर्मल, ये हो गया नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ये होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r। तो देखो नॉर्मल मिल गया आपको। बोलो, ये वाला क्वेश्चन पार्ट ए तो आ गया है ना, पार्ट ए तो आपने पूछा ही नहीं था। 62 का 61 का बी देखते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विद द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। पार्टिकल स्फीयर पे स्लिप ही ना हो, स्फीयर पे चले ही नहीं, इसके लिए v कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल यहीं से 0 हो जाए, नॉर्मल यहीं से 0 हो जाएगा तो कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो स्लिपिंग ही नहीं होगी फिर तो नॉर्मल 0 करने के लिए मिनिमम स्पीड क्या हो जाना चाहिए, देखो √gr होनी चाहिए। आ रहा है समझ में, नॉर्मल 0 करने के लिए √gr होनी चाहिए, है ना। नो स्लिपिंग, इसका मतलब नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट होने के लिए नॉर्मल मस्ट बी 0, नॉर्मल मस्ट बी 0, तो उसके लिए mg मस्ट बी लेस देन mv स्क्वायर बाय r, तो इससे हो जाएगा। क्लियर, चलो ये हो गया इसका बी पार्ट। तो 61 का बी हो गया, इसका मेरे पास आया था 64 पे आते, क्वेश्चन नंबर 64। A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at 0 velocity with respect to sphere. Find the speed of particle with respect to sphere as a function of the angle theta and radian. तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था, मैंने अंदर दे दिया था पार्टिकल, ये उन्होंने बाहर दे दिया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक स्फीयर है, स्फीयर के टॉप पर एक पार्टिकल है और स्फीयर के रिस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर इसकी वेलोसिटी पूछी है। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर देखो, इसे विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर देखो, विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर देखोगे तो उसको स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको m है। अब मान लो ये पार्टिकल चल के यहां तक पहुंचा, थीटा एंगल कवर हो गया, यहां तक पहुंचा, तो कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो स्यूडो फोर्स ma वर्क कर रहा है और mg वर्क कर रहा है, दोनों का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दो। यहाँ पर अगर स्पीड v आई है तो हाफ mv स्क्वायर, mg नीचे की तरफ ला रहा है उसको, तो ये अगर एंगल थीटा, तो नीचे का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ये सब करा हुआ है अपन ने। r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, mg का वर्क डन हो गया और ma का वर्क हो जाएगा ma इंटू r साइन थीटा। बोलो, ये r का साइन थीटा कॉम्पोनेंट हो जाएगा, r का इधर साइन थीटा हो जाएगा। आ रहा है क्या ये, यस ओके। चलो 61 से 64 तक कंप्लीट। अब आगे आ जाते हैं अपन 62 का बी, 62 का बी भी आया, तो यार पहले बोल दिया करो क्वेश्चन है ना, वेट मत करो बात के लिए। तो 62 का बी, बी में बोला assuming that the projection speed is 2 v0, the block does not lose contact with the track before reaching the top, find the force acting on it when it reaches the top। तो इसके बी पार्ट में आपको ये समझना है, जो मैंने डायग्राम हटा दिया था, आपको ये समझना उसमें कि टॉप पर जो पहुंचेगा ना तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो निकालने के लिए उसकी हाइट निकालना है। ठीक है, ये एंगल आपको थीटा दिया है, तो ये स्मूथ ट्रैक स्मूथली ज्वाइन हो रहा है स्फीयर से, स्फीयर या सर्कुलर ट्रैक है उससे, तो ये थीटा, ये 90, तो यहाँ होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मतलब वर्टिकल से हर रेडियस का एंगल थीटा होगा। तो यहाँ से ब्लॉक को थोड़ा और हाइट पे जाना है, कितना हाइट होगी यहाँ से, r माइनस r cos थीटा, टोटल ग्राउंड से जो हाइट हो जाएगी अब वो, ये अपन को लेंथ l दिखाई थी, तो l का साइन थीटा कंपोनेंट प्लस ये,
इतना हाइट वो ऊपर राइज करा है। ये समझ में आई क्या बात? यहां से पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करा मैंने और वो जो भी ट्रैक के टॉप पर पहुंच रहा है तो उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है? एल का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, एल का साइन थीटा कॉम्पोनेंट प्लस ये वाली हाइट। ये वाली हाइट कैसे निकाली? दिस इज आर, दिस इज आर, आर कॉस थीटा और आर का डिफरेंस। ये क्लियर? तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, फ्रिक्शन विक्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर स्पीड पता है आपको, तो टॉप पर स्पीड मिल जाएगी और स्पीड आ गई तो नॉर्मल नॉर्मल जो पूछा है वो आ जाएगा, जैसा ये क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो उन्होंने वही पूछा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस द टॉप। चलो क्लियर? यस, ओके, वेरी गुड। अब बताओ 55 से 60 कोई डाउट? 55 to 60 कोई डाउट? 55 से 60 कोई भी डाउट नहीं है? 58 का सी, एक क्वेश्चन आया 58 का सी। चलो 58 का सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, a simple pendulum of length L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta, release C में क्या बोला? find the minimum value of x by L for which the bob goes into complete circle about the peg when pendulum is released from the theta equal to 90 degree। क्लास में कराया है तो यार मैंने आपको, याद करो वत्सल, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। वही क्वेश्चन है तो 90 डिग्री पे छोड़ा है आपको, रस्सी को 90 डिग्री पे रखा आपने, ये एल लेंथ की रस्सी है, यहाँ से एक्स लेंथ पर कोई नेल वगैरह है तो ये मास ऐसे नीचे आएगा। उसके बाद आपको बोला है कि इस पॉइंट के अबाउट सर्कल पूरा कर ले, तो यहाँ पर जो स्पीड होना चाहिए वो √5g L - x होना चाहिए। ये टोटल लेंथ L, उसमें से x माइनस करो, L - x, तो यहाँ से डिस्टेंस बचेगी L - x। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पे ये L लेंथ नीचे आया था, तो L लेंथ नीचे आने पे स्पीड होगी √2gl। ये √2gl इससे बड़ी होना चाहिए, x मिनिमम बराबर होना चाहिए। हो गया क्या? चलो, मिनिमम वैल्यू मतलब ये कि स्पीड बड़ी या बराबर हो सकती है ना, तो यहाँ पर एक आपको देखेंगे तो एक रिलेशन बनेगा, इनइक्वालिटी बन रही है, तो इनइक्वालिटी में आपको दिखेगा कि मिनिमम रेशियो कुछ आएगा। ठीक, चलो इसके बाद आया मेरे पास 52, क्वेश्चन नंबर 52। 52 तो 55 के पहले आता है, मैंने 55 से 60 पूछा था। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ 50 से 55 तक जो जो डाउट है भेज दो, 50 to 55 जो जो डाउट है भेज दो। एक 52 आया, 50 भी आया मेरे पास। चलो दो ही डाउट है, ठीक है, 50 एंड 52। तो क्वेश्चन नंबर 50 पहले देखते, 52 देख लेते पहले। एक रॉड गिराई है, shows the light rod of length and rigidly attached to small heavy block at the same, फिर गिराकर उसको सर्कुलर मोशन कराना है ना, h हाइट से गिराई है, इसके बाद सर्कुलर मोशन हो जाए। ठीक है, तो देखो वो जो हुक जैसा बना, जो आपने सर्कल जैसा बनाया है ये, उससे h हाइट के ऊपर से वो मास गिर के आ रहा है ना, यहाँ से h हाइट से गिर के आया, तो ये सिचुएशन आएगी। उसके बाद फिर वो जब नीचे पहुंचेगा तो जो भी इसकी लेंथ है उतना लेंथ और नीचे जाएगा ना ये, ठीक है, तो टोटल कितना फॉल हुआ? h प्लस जो भी इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी दी है इसकी, लेंथ कितनी दी है L, तो L लेंथ और नीचे आया है, तो यहाँ पर जो स्पीड होना चाहिए इसकी, एनर्जी कंजर्वेशन से निकालोगे तो 2g × h + L होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? सर ये बात समझ में आई क्या? दिस मास इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h + L, ये L है ये h है, तो h + L से गिर के आया तो स्पीड ये हो जाएगी ना एनर्जी कंजर्वेशन से। यस सर। ठीक है? मुझे इसमें
डाउट था कि जैसे ये गिरा तो हम इसमें हाँ। ये कह सकते हैं कि जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% तो सही, वही करा है। हाँ नहीं सर, जो इनिशियल है जहाँ आके रुका है, हुक लगा है, तो उधर हम उसको हाफ mv² को √2gh आ जाएगा वेलोसिटी उधर से। और फिर जैसे हमें पता है कि अब हमने ऐसा एक क्वेश्चन करा था कि अगर उसको पूरा मतलब सर्कल करवाना है तो उसकी जो नीचे जो मिनिमम स्पीड वो √5gl होनी चाहिए। नीचे होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो फिर वैसे हम उसको इक्वेट कर दे तो, और हाफ mv² की जगह हम mgh लिखते तो फिर h आ जाएगा, और हमें h ही मांग रहा था, लाइक मिनिमम वैल्यू ऑफ h। नहीं, ऐसे आपको एच हाइट पे गिरने के बाद यहाँ की स्पीड मिलेगी, ठीक है। यस और सर। आपको यहाँ की स्पीड से कंडीशन पता है, ये स्पीड होना चाहिए √5gr। यहाँ की स्पीड की कंडीशन याद है क्या? यस सर, यहाँ की कंडीशन आ जाएगी, इधर की वेलोसिटी √2gh आ जाएगी। नहीं, गलत। नहीं √2gh नहीं हो गया। कंडीशन सर्कल पूरा करने की कंडीशन बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर जो मिनिमम स्पीड चाहिए सर्कल में पूरा घूमने की, वो मिनिमम स्पीड होती है √5g रेडियस ऑफ सर्कल। वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होती है। और आप एच हाइट गिरने के बाद यहाँ की वेलोसिटी ढूंढ रहे हो, लेकिन इस वेलोसिटी की कंडीशन थोड़ी पता आपको। वो कंडीशन तो बॉटम मोस्ट वेलोसिटी की होती ना। सर, अगर इधर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे तो? कर ले, हाँ फिर ठीक है। पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एच हाइट गिरने के बाद आप इस वेलोसिटी को √5gl मत कर लेना। ये वेलोसिटी √5gl है ना, इसको करोगे तो फिर गलत आएगा आपका, समझे? यस सर। तो सर हाँ। बस इसी में डाउट था कि mgl प्लस हाफ mv² लिखेंगे अगर v हमने उधर मानी है, और फिर वो इक्वल टू 0 प्लस हाफ mgl 5 mgl सॉरी। हाँ तो फिर और हाफ mv² की जगह हम सीधे डायरेक्टली mgh लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं। मतलब तो फिर तुम उससे h नहीं आ रहा था आएगा, आंसर। 100% आएगा। आपने कुछ गलत करा है नहीं तो आएगा। यहाँ पर जो स्पीड होगी √2gh होगी, यहाँ पे स्पीड √2gh होगी। तुम चाह रहे हो इस पॉइंट और इस पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन करना, तो यहाँ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर इनिशियल हाइट l है तो पोटेंशियल एनर्जी mgl हो गई, प्लस वहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v को लिख देना √2gh। ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। वो सारी बाद में काइनेटिक में गई है। इट मस्ट बी हाफ m। यहाँ पर जो वेलोसिटी कम से कम चाहिए वो √5gl चाहिए। ऐसी इक्वेशन बनाओगे आप। यस सर, सॉरी सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई। ठीक है, चलो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। अब आ जाते हैं 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50। Figure shows two blocks A and B, each having a mass of 320 gram, connected by a light string passing over a smooth light pulley. The horizontal surfaces on which the block A can slide is smooth, and the block A is attached to a spring of spring constant 40 Newton per meter, whose other end is fixed to the support 40 centimeter above the horizontal surface. Initially, the spring is vertical and unstretched. Below unstretched है. When the system is released to move, find the velocity of the block A at the instant it breaks off from the surface below it. Take g equal to 10. तो आपको बोला है कि A जब सरफेस से कांटेक्ट छोड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि A सरफेस से कांटेक्ट कब छोड़ेगा। A सरफेस से कांटेक्ट कब छोड़ेगा, ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इनिशियली A मान लीजिए यहाँ पर है और वो कुछ डिस्प्लेस हो गया, तो स्प्रिंग जो ऊपर यहाँ कनेक्टेड थी वो अब इलोंगेट हो गई होगी, ठीक है। तो स्प्रिंग का इलोंगेशन होने से कुछ फोर्स आया होगा। स्प्रिंग का इलोंगेशन मान लो x है तो फोर्स kx आया होगा। ये kx का फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जब ब्लॉक के वेट के बराबर हो जाएगा, मान लो ये थीटा एंगल इधर है तो ये भी थीटा होगा, जब kx cos थीटा इज बैलेंसिंग मास 1, मान लीजिए इसका मास m है, तब यहाँ से कांटेक्ट छोड़ेगा वो। ये समझ में आ रही क्या बात? कांटेक्ट छोड़ने की कंडीशन क्या है? ठीक है, चलो। ब्लॉक ए का सरफेस से कांटेक्ट छूटे, इसके लिए क्या होना चाहिए? स्प्रिंग फोर्स का वर्टिकल अपवर्ड जो कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस करना चाहिए, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो m तो पता है हमको, g भी पता है, ठीक है।
तो मुझे x cos थीटा मिल जाएगा, है ना। यहाँ से k की वैल्यू पता है तो x cos थीटा मिल जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अब ये जस्ट अ मिनट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए y डिस्टेंस का हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए y डिस्टेंस का हुआ है ना, तो y स्क्वायर प्लस जो इनिशियल यहाँ से डिस्टेंस l थी, इसका स्क्वायर, नई लेंथ आ जाएगी ना, दिस न्यू लेंथ मस्ट बी l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जो इलोंगेशन होना चाहिए स्प्रिंग का, वो होना चाहिए रूट ओवर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस l। सही बात है क्या? इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इसकी लेंथ जो अभी दिख रही है माइनस जो ओरिजिनल लेंथ थी, लेंथ जो अभी दिख रही है माइनस जो ओरिजिनल लेंथ है, ये होना चाहिए इलोंगेशन। तो इलोंगेशन की वैल्यू, x की वैल्यू हम l और y के टर्म में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट cos थीटा? cos थीटा के बारे में क्या पता है हमको? अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर और साइड वाली होती है बेस। तो cos थीटा की जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए l अपॉन दिस लेंथ विच इज रूट ओवर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर तुम ये सब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो k x की वैल्यू है रूट ओवर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस l, ये x की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू l अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू mg। नाउ दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, आपको l इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 40 सेंटीमीटर गिवन है, ओनली y अननोन है, तो यू कैन फाइंड आउट द y। आपको ये पता चल जाएगा मास a का कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जब वो ब्रेक ऑफ होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? यस, चलो ठीक है। अब क्या करें, मुझे ये पता चल गया कि मास ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये मास अगर आगे गया तो दूसरा वाला मास जो इससे कनेक्टेड था वो भी तो नीचे फॉल हुआ होगा, वो भी तो y डिस्टेंस नीचे गया होगा अगर ये y डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हुआ है ना, वो भी तो y डिस्टेंस नीचे गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी। उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgy। ये लॉस कहाँ कहाँ गया होगा, दोनों को एक तो स्पीड मिली होगी, तो 2 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में गया होगा, प्लस स्प्रिंग इलोंगेट हो गई है, स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गया, तो हाफ kx स्क्वायर, और x की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो, ये लिखा था मैंने, रूट ओवर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस l, इसका स्क्वायर। तो y तो आप कैलकुलेट कर चुके थे बाय दिस इक्वेशन, वो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और स्पीड ढूंढ लो। आ रहा है समझ में? काइनेटिक एनर्जी डबल क्यों कर दी? काइनेटिक एनर्जी दो ब्लॉक है ना बेटा, दोनों में स्पीड होगी ना, ओके, है ना। ठीक है, अच्छे से देखो, कहीं भी कोई समस्या लग रही है, कुछ कैसे करा मैंने समझ नहीं आ रहा है तो पूछो। जब ब्लॉक ए ब्रेक ऑफ होगा इसका मतलब क्या कि यहाँ से नॉर्मल खत्म हो गया, नॉर्मल खत्म होने के लिए वर्टिकल फोर्सेस mg बैलेंस कर रहा होगा। फिर ये स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या होना चाहिए, अगर ये लेंथ y थी, ये l थी, दिस लेंथ मस्ट बी रूट ओवर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नई लेंथ ऑफ स्प्रिंग माइनस ओरिजिनल लेंथ, दिस मस्ट बी द इलोंगेशन। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री से लिख दिया, तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने पर हमें y मिल जाएगा, है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 52 का मेरे पास एक और डाउट आया है, h इक्वल टू 3l/2 आ रहा है और आंसर में l दिया है, एक बार बता दूं तो ये 52 का तो लिखा ही था अभी तक यहाँ पे मेरे पास, है ना। इसमें h की वैल्यू ढूंढना है ना, तो देखो mgl, ये हाफ mv स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh इक्वल टू ये हाफ m, इसको स्क्वायर करोगे तो 5gl, mg सब जगह कैंसिल, तो l प्लस h इज इक्वल टू 5/2l। तो h शायद पूछा है आपसे, तो h की वैल्यू क्या हो रही है देखो, 5/2l माइनस l, तो 3l/2 आ रही ना, h इज इक्वल टू 3l/2। तो ये आंसर 52 का क्वेश्चन का क्या दिया है, आंसर l दिया है, गलत दिया है रे तो।
एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं, जस्ट अ मिनट। फिगर शोज अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L rigidly attached to a small heavy block at the other end and a hook. The system released from the rest with the rod in the horizontal position. There is a fixed smooth ring at a depth h below the initial position of the hook, and the hook gets to the ring and it reaches there. What should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circle about the ring? कितनी सिली मिस्टेक करी यार मैंने, कितनी सिली मिस्टेक करी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो यार, बहुत भयंकर ही गंदी वाली गलती करी है। मेरे को तो गलती समझ में आ गई कि क्या करी। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लाइट रॉड लिखा है ना मानसी, लाइट रॉड लिखा है ना, तो क्या समझ में आया? लाइट रॉड लिखा है तो हमने क्या गलती करी? लाइट रॉड है तो हमने क्या गलती करी? ये तो रोप के साथ मिनिमम स्पीड आती ना √5 GR, भाई रॉड के साथ तो 4 GR ही आती ना, बिकॉज दिस इज रॉड। कुछ याद आया? ठीक है, तो इसको 4 लेना पड़ेगा, इसको 4 लोगे, 4 लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2। अब हो गया सही? हाँ ठीक है, चलो। तो पता मतलब मिस्टेक है यार, ऐसा करना नहीं चाहिए था गलती। ठीक है, आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गए। अब बताओ 45 से 50, विद इन 45 to 50 कोई डाउट? विद इन 45 to 50 कोई डाउट? सर डाउट नहीं है, लेकिन सर 47 वाले क्वेश्चन में उसका सेकंड पार्ट है कि विल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज, तो आंसर नो है। लेकिन सर उसके सोल्यूशन में लिखा है कि इट विल चेंज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज। लेकिन सर हम सिस्टम तो एकदम वो है ना, क्या कहते हैं, आइडियल, तो एनर्जी लॉस कैसे होगा? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। 47 बोल रहे हो ना आप? ब्लॉक ऑफ 47 मास, का लास्ट पार्ट। ठीक है। A block of mass m sliding on a smooth horizontal surface with a velocity v vector meets a long horizontal spring fixed at the other end, having spring constant k as shown in the figure. Find the maximum compression of the spring. Will the velocity of block be same as v vector when it comes back to original position shown? एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें? डायरेक्शन बदलेगी, वेलोसिटी वेक्टर। ये सर वो पता है, वो पता है, लेकिन जब वो सोल्यूशन जो आपने भेजे थे उसमें लिखा था कि इट विल डायरेक्शन विल चेंज बट मैग्नीट्यूड विल आल्सो डिक्रीज ड्यू टू एनर्जी लॉस, लेकिन सिस्टम तो आइडियल है ना। अच्छा, वो गलत लिख दिया उन लोगों ने, वो गलत लिखा है। इसकी बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए अपन बोलेंगे कि वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी सेम मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। उन्होंने गलत लिखा है, यू आर करेक्ट, उन्होंने गलत लिखा है। ठीक, ओके सर, वेरी गुड। ऐसी चीजें पॉइंट आउट करी आपने, यही चीजें हमें धीरे धीरे इंप्रूव करती है ना, ऐसा डिस्कशन हमें इंप्रूव करता है। चलो 40 to 45 कोई डाउट? 40 to 45 कोई डाउट? 40 to 45 कोई डाउट? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट इससे पहले के? 1 से 40 तक भी कोई डाउट? 22 और 19, 19 और 22। 19 पढ़ता हूं मैं। 19, water falling from 50 meter high fall is to be used for generating electric energy. Is 1.80 to 10⁵ kg of water falls per hour and half of the gravitational potential energy can be converted into electric energy. How many 100-watt lamps can be lit? तो एक बल्ब को 100 वाट की पावर चाहिए, मतलब 100 जूल एनर्जी पर सेकंड चाहिए, 100 जूल पर सेकंड चाहिए। मान लो n बल्ब आप जला रहे हो, ठीक है, तो n इंटू 100 जूल एनर्जी चाहिए। अब कितनी एनर्जी आपको मिल रही है? तो मास दिया है पानी का, 50 मीटर से गिर रहा है, h दिया है, g पता है, और उसकी आधी एनर्जी जा रही है ना, पर सेकंड गिरने वाला मास दिया है, पर सेकंड कितनी एनर्जी बनेगी वो पता है। तो n इंटू 100, n की वैल्यू क्या होना चाहिए फिर? mg h/2 अपॉन 100 होना चाहिए ना। आ रहा है क्या समझ में? पर सेकंड कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है और कितने बल्ब एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इक्वेट कर दी मैंने। आया क्या समझ में? चलो फिर 22, a 200 meter freestyle women swimming gold medal at Seoul Olympic 1998 went to hike
Friedrich of East Germany, when he sets a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with the uniform speed and had to exert 460 watt to maintain her speed. पावर कितनी लगानी पड़ रही वो दिए. Calculate the average force of resistance. पावर दिए, टाइम पता है, ओलंपिक में 200 मीटर चल रही है वो, तो 200 मीटर को टाइम से डिवाइड करो, स्पीड आ जाएगी. स्पीड आ गई तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होना चाहिए था ना. पावर गिवन है क्वेश्चन में 460 वाट, फोर्स आ जाएगा, पूछा है क्वेश्चन में निकालना है, और स्पीड ले लेना 200 मीटर कवर कर रही है कितने टाइम में, तो 1 मिनट एंड 57, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड प्लस 57.56 सेकंड. तो आपको वेलोसिटी के लिए टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आ रहा है समझ में ये? चलो और कोई डाउट? और कोई डाउट? सर फिफ्थ में हम एफ डॉट वी क्यू नहीं लगा सकते फिफ्थ में. अच्छा फिफ्थ पढ़ लेता हूं मैं. क्वेश्चन क्या मैं देख लेता हूं, जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन नंबर 5. A constant force of 2.5 Newton accelerates a stationary particle of 15 gram through a displacement of 2.5 meter. Find the work done and the average power delivered. आपसे एवरेज पावर पूछी ना, एफ डॉट वी तो इंस्टेंटेनियस पावर होती है बेटा. एवरेज पावर पूछी आपसे. एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? द टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. टोटल वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम टेकन. ठीक है. और इंस्टेंटेनियस पावर पूछी होती तो एफ इंटू वी करते. चलो और कोई डाउट? इलस्ट्रेशंस कुछ करे हो उसमें कोई डाउट हो? WP के इलस्ट्रेशंस में कहीं कोई डाउट? चलो अगर नहीं करे हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, और आप फिर अलग से पूछ सकते हो, है ना. फिर अगर अपनी SCV कंप्लीट तो फिर अपन आज रुकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट वीक फिर अपन है ना सेंट्रोमास में क्लास में बता दूंगा, बोल दूंगा सबको सेंट्रोमास की भी चालू कर देना, क्योंकि सेंट्रोमास भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही रहा है अपना. अपन कोलिजन्स पे आ चुके हैं, वो तो मैं पिछली क्लास में थोड़ा सा स्लो हो गया, नहीं तो कोलिजन पूरा ही हो जाता. तो आज अपन कोलिजन पूरा कर लेंगे, और कोलिजन के बाद जो बची चीजें वेरिएबल मास सिस्टम और जो भी छोटी छोटी चीजें बची है वो सब सिंपल चीजें है, उस पर ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं. मतलब एक्सरसाइज करेंगे पहले तो अपन मॉड्यूल की, उसके बाद अपन SCV पे आ जाएंगे. चलो तो फिर रुके अपन. सर एक डाउट था, हम स्यूडो फोर्सेस को कंजर्वेटिव कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? वैदेही नहीं, स्यूडो फोर्सेस को आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कुछ भी कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो अदर काइंड ऑफ फोर्स हो गया. एक्चुअली स्यूडो फोर्स आपको हमेशा दिखेगा नहीं ना, व्हेन यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम तभी दिखेगा. सो थोड़ा सा पिक्युलर अलग सा कुछ फोर्स है वो, तो उसको कंजर्वेटिव नहीं कंसीडर करना चाहिए. अगर स्यूडो फोर्स भी है तो आपको है ना वर्क एनर्जी थ्योरम को अपना बेसिक फॉर्म में लगाना चाहिए. ठीक है. चलो ओके. अब मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको सब क्लियर अच्छे से? कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गए? क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउट सेशंस के समय थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा ही रहती है, अज्यूमिंग कि आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं. तो आपको सब क्लियर अच्छे से? ओके वेरी गुड. है ना. कभी भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप है ना मुझे उसी समय रोक के फिर से पूछ लिया करो. ठीक है. आप क्वेश्चन को मैं फिर और धीरे बताऊंगा, और ज्यादा तरीके और ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूंगा, है ना. मैं ये सोचता हूँ कि आपने एक बार अच्छे से करा हुआ है क्वेश्चन, तो शायद आपको मैं तेज बता दूंगा तो भी आ जाएगा. ठीक है. तो टाइम थोड़ा सेव करने के हिसाब से मैं थोड़ा सा तेजी बताता हूँ. ठीक. चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में. बाय सबको. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सर. हाँ बोलो. सर जैसे वो एक आपने क्वेश्चन करवाया था ना कि 2 अक्षय कुमार और वो हुमा वाला. हाँ हाँ सर तो जैसे मैं उसमें सोच रहा था कि अपन ने बोट का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में लिया था उसमें, जो कि अक्षय कुमार 70 kg का लेफ्ट में था और उमा
60 kg। तो मतलब जैसे कि अगर अपन सेंटर ऑफ मास वाले लॉजिक से ना सोचे कि सेंटर ऑफ मास को लेफ्ट में जाना है, तो अपन ये प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि बोट कहाँ पर जाएगी? ये प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? अच्छा, ये प्रेडिक्ट ऐसे तो मुश्किल होगा जब तक मासेस नहीं पता रहेंगे अपन को। हमें पता होना चाहिए इनिशियली कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है और सिचुएशन जो भी आपने बदली है उससे सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है। जब तक ये पता नहीं रहेगा हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, है ना? सर तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल से दिए हुए एम, कैपिटल एम, फिर कैसे पता चलेगा? तो आप एज्यूम कर लो, किसी एक मास को बड़ा मान लो आप, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। आप उसमें कुछ अजम्पशन ले लो कि ये मास बड़ा है और फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो फिर आप है ना कोई डायरेक्शन एज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड कुछ एज्यूम कर लो और फिर बता दो कि फाइनली अगर ये एक्स वाई जेड है तो यहाँ सेंटर मास यहाँ पर शिफ्टिंग हो जानी चाहिए। और जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको है ना लोग मैग्नीट्यूड पूछते हैं, तो मैग्नीट्यूड रिपोर्ट कर देंगे और साथ में लिख देंगे कि एज्यूमिंग ये बड़ा है तो ये डायरेक्शन आएगी, अगर दूसरी चीज बड़ी होगी तो उल्टी डायरेक्शन आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। सर और जैसे अगर ये वाले क्वेश्चन को अपन सेंटर ऑफ मास से नहीं सोचे कि सेंटर ऑफ मास को अपने को डिस्प्लेस करना है, तो अपन नॉर्मली जैसे कोई इंसान दिख रहा है ग्राउंड से, तो वो क्या लॉजिक लगाएगा कि मतलब एक्शन रिएक्शन की वजह से लेफ्ट में जा रही है बोट की, ज्यादा मास वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा? नहीं नहीं, वो ज्यादा तो वैसे जब तक ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है सिस्टम पे, जब तक तो आप सोच मुश्किल से पाओगे। आपको अगर बोट में दो लोग दिख रहे और एक एक आदमी दिखेगा तो आसानी से सोच सकते हो कि एक आदमी है, उसको वो आगे जाएगा तो बोट को पीछे पुश कर रहा होगा। जब वो बोट को पीछे पुश करेगा तो वो आगे गया तो बोट पीछे गई। ठीक है, जब दो लोग होंगे ना तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा सोचने में, क्योंकि दो लोग में आप है ना डायरेक्टली मास को फोर्स से कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा। फिर सेंटर ऑफ मास ही हमें हेल्प करेगा, हाँ सर। है ना? चलो, और कोई समस्या और कोई डाउट? ये इस तरह का डिस्कशन मुझे अच्छा लगता है, मतलब इससे लगता है कि आप सोचने की कोशिश कर रहे हो। देन जब आप ज्यादा सोचने की कोशिश करते हो, इस तरह से डिस्कस करते हैं हम, तो चीजें इवॉल्व होती है। तो योर फिजिक्स विल इवॉल्व मोर अगर आप हर आपके मन में जो चीजें आ रही है वो बात करो सही गलत तरीके से। ठीक है, चलो ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक और चीज, हाँ बोलो बोलो। सर वो एक एलिवेटर वाला क्वेश्चन होता है कि जैसे रोप के मैक्सिमम दे रखा होता है कि जैसे वो 20,000 न्यूटन झेल सकती है, और उस पे अपन ने 10,000 का जैसे कुछ भी 1000 kg का लिफ्ट अटैच कर दी, तो नीचे उस पे mg 10,000 न्यूटन लगेगा। पर जैसे वो पूछते कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या होगा, हाँ, तो उसमें अपन जो ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो 20,000 कंसिडर करेंगे कि 10,000? मतलब 20,000 मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए फोर्स बैलेंस नहीं होना चाहिए, फोर्स ज्यादा होना चाहिए लिफ्ट तो में। सर जब ज्यादा, हाँ, हाँ, लिफ्ट में जैसे ज्यादा कि मतलब ऊपर टेंशन ज्यादा होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, सर, है पर ना? जैसे कि सर ये सिस्टम अपन देख रहे हैं कि जैसे जो रोप अटैच्ड है लिफ्ट में से, तो हाँ, उसको अब रोप को ऊपर कौन खींच रहा है? मतलब रोप को भी तो कोई ऊपर होगा खींचने वाला मशीन, नहीं है। मशीन कुछ होगी ऊपर, मतलब एलिवेटर वर्क करने के लिए कुछ मोटर होती है, मोटर रोप को वाइंड करती है तो रोप धीरे धीरे ऊपर आती है, तो कुछ होगा। अच्छा, तो मतलब मशीन ऊपर फोर्स लगा रही है रोप पे जिसकी वजह से हाँ एक्सेलरेशन मिल रहा हाँ बिल्कुल सही। है। हाँ सर। चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू, टेक केयर।